स्टूडेंट, गायत्री विद्या मंदिर माध्यमिक विद्यालय कानपुरा के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं बसंती कुमावत आज आपको भारत और समकालीन विश्व के प्रथम खंड में घटनाएं और प्रक्रियाओं में फ्रांसीसी क्रांति को पढ़ाने जा रही हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं चैप्टर फर्स्ट फ्रांसीसी क्रांति से। तो सबसे पहले हम इसमें जानेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति होने के जो प्रमुख रूप से क्या कारण थे। पहला कारण अगर हम जानें तो अर्थव्यवस्था, राजनीति और सामाजिक आदि कारण थे। लेकिन इस पाठ की हम शुरुआत जो है वो 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज से करेंगे। तो अब जो इसमें जो हम देखेंगे वो मेन पॉइंट है उसको ही हम जानेंगे। तो मैंने पहले से ही अंडरलाइन किया हुआ है, तो कृपया इस पर आप ध्यान दें। तो देखिए, सन 1774 में बूर्बो राजवंश का लुई 16वें वो फ्रांस की गद्दी पर आसीन हुआ और 20 वर्ष की आयु में ही उनका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोइन से हो जाता है। जब उनकी आयु 20 वर्ष की थी तभी ही वह राजगद्दी पर बैठे, और जब उसने कि राजगद्दी पर वो बैठे उस समय उनका राजकोष खाली था और बहुत ही कम जो है वो धन था। इसका मेन कारण ये था कि लंबे समय से जो फ्रांस है वो युद्धों में शामिल था, जिससे उनका धन और संसाधन कम पड़ गए थे। और ऊपर से जो राजा है उनकी फिजूल खर्ची भी बहुत ही ज़्यादा थी, यानी कि महल के जो शानो शौकत है उन्हें बनाए रखने के लिए राजा ने बहुत ही अधिक मात्रा में फिजूल खर्ची जो कर रखी थी। एक कारण अगर हम और जानें तो लुई 16वें के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को ब्रिटेन से युद्ध करके आज़ाद करवाया था। यानी कि अमेरिका की सहायता की थी ब्रिटेन से युद्ध करके, यानी कि जो अमेरिका के कि 13 उपनिवेश थे उनको वहाँ से आज़ाद करवाया था, जिसमें फ्रांस को बहुत ही धन का व्यय करना पड़ा। और उसके बाद कि जो फ्रांस के है संसाधन बहुत कम मात्रा में अब होने लगे, और इस कारण से राजा ने कर्जदाताओं से कर्ज लेना शुरू किया और कर्जदाताओं ने भी 10% ब्याज की जो है वो मांग करने लगे। और अब जो है राजा को अपने नियमित जो भी खर्च थे उनको चलाना बहुत ही मुश्किल हो गया था, और इसलिए उनकी क्षतिपूर्ति करने के लिए राजा ने जन साधारण जो लोग थे उनके ऊपर कर बढ़ा दिए और उसके बाद में उनसे कर लेना शुरू कर दिया। उसके बाद हम पढ़े तो 18वीं शताब्दी में जो भी कि 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टैंस में बटा हुआ था, जैसे कि प्रथम स्टैंस, द्वितीय स्टैंस और तृतीय स्टैंस। प्रथम स्टैंस में अगर हम जाने तो पादरी वर्ग, द्वितीय स्टैंस में कुलीन वर्ग और तृतीय स्टैंस में बड़े व्यापारी है, वकील है, किसान, कारीगर, छोटे किसान, मजदूर आदि जो नौकर है वो सब आते थे। और जो पादरी वर्ग है और कुलीन वर्ग है उन दोनों को ही जन्मजात विशेषाधिकार प्राप्त थे। और जैसे कि पादरी जो वर्ग है उनको राज्य को दिए जाने वाले करों से छूट थी। पादरी वर्ग यानी कि जिसमें जो सर के जो भी वो पुजारी थे वो आते हैं, और दूसरी ओर जो कुलीन वर्ग था उनको सामंती विशेषाधिकार प्राप्त था, जिसके माध्यम से ये किसानों से सामंती कर वसूला करते थे। और जो तीसरे स्टैंस में आते हैं वे थे जन साधारण लोग, यानी कि जो सामान्य लोग थे वे। इन लोगों को कर अदा करना पड़ता था, यानी कि जितना भी कर था पूरा जो कि जो फ्रांस का जितना भी कर था वो ये जन साधारण लोग अदा करते थे। इसके अलावा जो भी ये कि जो एक किसान थे इनको सामंतों के या कार्य करने के लिए बाध्य होना पड़ता था, जैसे कि घर व खेतों में कार्य करना, सैन्य सेवाएं देना, सड़कों के निर्माण में सहयोग देना आदि प्रकार से सभी कार्य करना। अब जो है कि अब हम जानेंगे कि जो ये तीसरा स्टैंस में है, तीसरा जो स्टैंस है उसके ऊपर कौन कौन से कर लगाए गए थे। तीसरे स्टैंस में जो भी वो सामान्य लोग थे यानी कि जो जन साधारण था उनके ऊपर कौन कौन से कर थे उसके बारे में हम जानेंगे। तो इनके ऊपर 3 प्रकार के कर लगे हुए थे। धार्मिक कर जिसे टाइद कहते हैं, प्रत्यक्ष कर जिसे टाइल कहते हैं, और एक था अप्रत्यक्ष कर। जो धार्मिक कर है वो सर्स द्वारा किसानों से वसूला गया एक कर था। ये जो है कर ये कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर था।
और इसके अलावा जो प्रत्यक्ष कर था वो सीधे राज्य को दिया जाने वाला कर था। और जो अप्रत्यक्ष कर था वो रोजाना उपभोग की जो वस्तुएं है उनके ऊपर लगाया जाता था, जैसे कि नमक है, तंबाकू है आदि पर। इस प्रकार जो राज्य की वित्तीय कामकाज का जितना भी सारा बोझ था वो ओनली फॉर जो ये मतलब कि पूरा जो करों का जो बोझ था वो जनता जो वहन करती थी, जो सामान्य जनता थी उनको ही वहन करना पड़ता था। इस प्रकार ये पूरा जो है मैंने जो पढ़ाया है, ये फ्रांसीसी एक क्रांति है, उसमें किस प्रकार समाज था उसके बारे में आपने जाना। धन्यवाद। आगे जो है वो हम आगे क्लास में पढ़ेंगे।